गर्मी की उमस भरी दोपहर थी, लेकिन गाड़ी के चलते रहने के कारण हवा भी लग रही थी। असहनीय उत्साह तो नहीं ही थी। मीलों दूर तक फैले हुए पर्वतीय एवं मैदानी बिहड़ों के बाद इस लाइन पर कुछ इलाका ऐसा भी आता था जिसे न तो जंगल ही कहा जा सकता है और न पहाड़ पठार ही। आबादी बस्ती तो खैर ये है ही नहीं। हाँ, बीच बीच में इक्का दुक्का आदिवासियों की बसाहटें बेशक दिख जाती है। कहीं कहीं मुश्किल से उग पाई सफल को लिए उदास खड़े तितलियां खेत खलियान पर ज्यादातर बंजर पथरीली चट्टानों के उबड़ खाबड़ टीले ही। रेलगाड़ी में बैठे अधिकांश यात्री ऐसे समय में या तो सोने ऊंचे में होते हैं या फिर थकी बुझी सी आवाज़ों में अलसाई बातें करते हैं। हाँ, वो अपवाद छोड़ दिए जाने चाहिए जिसके भरे पेटों में रक्त सरकराह के साथ राजनीतिक घुल चुकी हो। खिड़कियां ऐसे समय में धूल की वजह से बंद कर ली जाती है। खुली भी रहती है तो उनमें से कोई झांकता नहीं रहता। बाहर जो युवा लोग या बच्चे या फिर युवामान प्रौढ़ थी रेल के सफ़र का आनंद अमूमन खिड़की में ही बैठकर लेने के शौकीन होते हैं। वे भी दोपहर की इस वेला में खिड़की का मुंह छोड़ देते हैं। या तो सुविधा मिलने पर अपनी सीटों पर सुस्ताते हैं या फिर पत्रिकाओं और किताबों में कहानियाँ किस्से पढ़ते हैं। यह सब ऐसे ही डिब्बों की बातें हैं जिसमें इंस्पेक्टर जय कुमार जैसे लोग सफ़र करते हैं। भीड़ भरे चालू डिब्बे में इतनी सहज स्वर भरी यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते आप। जय कुमार खिड़की की एक सीट के पास अधलेटे से पड़े थे। खिड़की के शीशे से धूप आने के बावजूद उन्होंने उसे बंद नहीं किया था और मुंह पर सीधी तपिश पाने के बाद कभी कभी आदतन शीशे के पार सरकते खेत खलियानों को देख ही लेते थे। यदा कदा गाड़ी की गति जरा धीमी थी। कोई घुमावदार सा रास्ता था। चट्टानें और बीच बीच में सूखे घास के मैदान से आ जा रहे थे। कहीं कहीं मिट्टी की कटान से बने नहर नाले भी बड़े भयानक से दिखाई पड़ते थे और कहीं कहीं ऐसे मनोरम भी कि बचपन की लुका छिपी के दिनों को याद कर ले आदमी। ऐसे ही एक मोड़ पर जब गाड़ी रेंगती सी गुजर रही थी, जय कुमार ने देखा आदम विहीन बियाहमान में जहाँ किसी परिंदे के पर मारने के आसार भी आसानी से नजर नहीं आते थे, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। एकदम नजर जमा कर उधर ताका उन्होंने। साथ ही सेल्यूलाइड पर गुजरते किसी दृश्य की ही भांति एक और दृश्य दिख गया उन्हें। पहले तो एक खड्डे में गुलाबी कपड़ों में लिपटी एक गठरी सी को देखकर वे समझे कि शायद देहात की कोई जनानी दिशा मैदान से फायरिंग होने बैठी है। पर उसी के एकदम करीब जरा आगे एक माजरा और देखा। एक आदमी एक दूसरी औरत के साथ वहां हाथापाई सी कर रहा था। औरत ने जमीन से एक पत्थर उठाकर आदमी पर मारने का उपक्रम सा किया, पर आदमी तिरछा होकर बच लिया। फिर पलक झपकते ही उस पर झपटा और उसे अपने से लिपटा सा लिया। बस इतना ही देख पाए जय कुमार। गाड़ी आगे बढ़ गई और कोई वक्त होता तो शायद वे एक बार अपने साथियों की ओर देखकर एक आंख दबा जरा मुस्कुरा भर देते और बात आई गई हो जाती। लेकिन आज तो एक और ही धुन में थे। समय के हिसाब से स्टेशन भी आने ही वाला था। एकाएक सीट से उठकर बाहर दरवाजे तक चले आए। बाहर
पीछे की ओर जरा झांकने की कोशिश भी की, परंतु गाड़ी शायद किसी ऐसे घुमावदार मोड़ पर थी कि तुरंत ही दृश्य ओझल हो गया। वहीं बेचैनी से कुछ देर खड़े रहे, फिर दरवाजे के साथ ही बने बाथरूम में घुस गए। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय गुजरा होगा कि गाड़ी किसी छोटे शहर के आउटर पर पहुंचती सी प्रतीत हुई। वे फिर से बाहर दरवाजे पर आ खड़े हुए और धीमे धीमे ओझल होते उस शहर के हिस्से के इमारतों को देखते रहे, जिसमें न जाने उन्हें कितने दिन ठहरना था। गाड़ी के धीमी होते ही भीतर लौटकर झटके से अपना सूटकेस उठा लिया और प्लेटफॉर्म से गले मिलती खड़ी हुई गाड़ी को आखिरी बार छूकर कूद से ही पड़े। तेज रफ्तार से चल पड़ने के बाद भी उन्होंने देखा कि उनके स्टेशन से बाहर निकलने से पूर्व ही गाड़ी ने प्लेटफॉर्म फिर से छोड़ दिया था। जय कुमार स्टेशन से बाहर निकलकर एक डाकघर के भीतर दाखिल हुए और थोड़ी ही देर में कोई फोन करने में तसल्ली हो गए। कुछ देर के बाद शहर के एक भीड़ भरे बाजार के बीचों बीच एक साफ सुथरे से होटल के कमरे में लेटे जय कुमार ताज़ा अखबार के पन्नों सरसरी तौर पर देख रहे थे। कुछ क्षण पश्चात कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। दरवाजा वैसे ही खुला हुआ था। किवाड़ को ढकेलकर होटल में काम करने वाला एक लड़का भीतर आया। शर्ट की जेब से एक विल्स का पैकेट कुछ रेजगारी निकाल कर मेज पर रखी और बाहर जाने को हुआ। फिर न जाने क्या सोचकर वापस पलटा तथा जय कुमार से मुखातिब होकर धीमी तथा मरियल सी आवाज में बोला, साहब और कुछ नहीं, बस जाओ। जय कुमार ने अनदेखे ही कहा, साहब कुछ खाने पीने को? अभी नहीं, पैर वैर दबा दूं साहब। अब हाथ के अखबार से निगाह हटाकर कुछ चौंकते हुए जय कुमार ने लड़के की ओर देखा। लड़का उसी तरह खड़ा था। तुम दिन भर होटल में काम करते हुए थकते नहीं? ऊपर चौथी मंजिल तक बार बार चक्कर लगाने पड़ते होंगे, थकेंगे क्या? यहाँ ज्यादा ग्राहक आते ही कहाँ है साहब, और इतनी ऊपर तो कोई कोई ही ठहरते हैं। अपने को तो बस यही लगता है साहब, लोग थके हारे सफर से आकर यहाँ ठहरते हैं, उन्हें जरा सा आराम मिल जाए लॉज में। बाकी अपने को क्या मतलब साहब, कितनी टिप मिल जाती है एक दिन में? क्या लड़का शायद टिप का मतलब नहीं समझा। क्या लेते हो हाथ पैर दबाने का? अब जरा तेज आवाज में पूछा। जय कुमार ने। लड़का हंस दिया, बोला, लेंगे क्या साहब, अपनी मर्जी से जो दे जाते हैं सो ले लेते हैं, हम कोई पैसे के लिए थोड़े ही। लड़का खिसिया सा गया, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा। ठहरो, लो दबा दो पैर, कहकर जय कुमार ने पैर सीधे कर दिए और तकिए के सहारे से अधलेटे होकर अखबार बिस्तर पर फैला लिया। लड़का पास ही आकर कोने में बैठ गया और धीरे धीरे पैर दबाने लगा। गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। अखबार से ध्यान हटाकर जय कुमार आंखों को बंद करके सीधे हो गए। उन्हें आराम से आता देखकर लड़का और अधिक उत्साह से जोर लगाकर पैर दबाने लगा। थोड़ी देर तक पैर दबाने के बाद लड़का थोड़ा ऊपर की ओर खिसक आया और उनका हाथ अपनी हथेलियों में लेकर अंगुलियां चटकाने लगा। जरा 1 मिनट ठहरना, कहकर जय कुमार उठे और
कमरे में ही भीतर बने बाथरूम की किवाड़ खोलकर भीतर चले गए। बाहर निकले तो गर्मी की बेहाली से उकता कर वह पैर फैलाकर वापस पसर गए। लड़का फिर से तेजी से हाथ चलाकर पैर दबाने लगा, जब तक लड़का उनके सिरहाने आकर सिर दबाने को हुआ। जय कुमार को काफी आराम आ चुका था, पलकें नींद से ओझल होने लगी थी। सिर मालिश कर फिर वह पैरों की ओर बैठ गया। साहब, आप कब तक रुकेंगे? लड़का एकदम चहका। क्यों? ये उपेक्षा से बोलो। ऐसे ही रात की गाड़ी से जाने वाले हैं या रात को भी ठहरेंगे? रुकूंगा यहीं, कल जाना है मुझे, वे बोले। लड़के की आंखों में चमक आ गई। अध खुली पलकों से ही जयकुमार ने देखा। लड़का फिर उनके घुटने सहलाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि बातों बातों में वह बाघों के कुछ संवेदनशील हिस्सों तक भी पहुंच गया। वे हड़बड़ा से गए। वे थोड़े असहज हुए। एकदम करवट बदलकर उन्होंने पैर इस तरह खींच लिए कि लड़के का हाथ वापस घुटने पर सरक गया। पर जयकुमार को लगा कि करवट बदलते बदलते भी उसकी उत्तेजना छिपी नहीं है और सीमित वस्तुओं में होने के कारण वह लड़के पर भी जाहिर हो गई है। अब लड़का चहक कर खड़ा हो गया। साहब, रात के लिए कोई इंतजाम करूं? इस प्रश्न पर जयकुमार हरकत से हो गए, लेकिन वह अपने भाव चेहरे पर नहीं लाए। बिल्कुल सहज स्वर में बोले, कहाँ? यही इसी कमरे में भेज दूंगा साहब। कौन है? है साहब, भतेरी है, पीछे बस्ती है दो एक, तो यहाँ सफाई करने झाड़ू लगाने भी आती हैं। जय कुमार की तबीयत हुई कि लड़के को कसकर एक थप्पड़ रसीद कर दे और डांट कर भगा दे, पर जब्त करके बोले, क्या लेगी? कौन सी? झाड़ू वाली को तो 5-7 दे देना। और लड़का एक बार फिर उत्साहित सा हुआ, बोला, हाँ, और अच्छी भी आ जाएगी। लड़के का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब वह मार्ग दर्शन करने तक की स्थिति में आ गया। चहक कर बोला, बल्कि मैं तो बोलता हूँ साहब, आप 5-10 रुपये तक मत देखो, माल सही होना चाहिए। वे लोग क्या है साहब, हर एक ऐरे गैरे के साथ जाती है ना। मैं लाता हूँ आपके लिए, देखना। जयकुमार अब गहरी नजर से उस लड़के को देखते रह गए, जिसकी उम्र मुश्किल से अभी 17-18 साल होगी। एक बात बोलूं साहब, यहाँ नारी निकुंज है ना, उसकी आती है, पर पैसे कितने पैसे लेगी? लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ा, फिर बोला, पूरी रात रखोगे? जयकुमार आंखें झुकाए उसी तरह बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। लड़का ही फिर बोला, खाना वाना खिला देना साहब, विक्सी पिएगी साथ में तो 20-25 में आ जाएगी। अच्छी है साहब, पढ़ी लिखी क्या करती है? हाँ, लड़का खिसिया कर शर्मा गया। साहब, खाना नॉनवेज लेते हो या सादा? जयकुमार थोड़े से सकपकाए, फिर एक झटके से उठते हैं, बोलो, तुम ऐसा करना, रात को 9-9:30 बजे के बीच आ जाना। अभी जरा हमें एक काम से जाना है, तो साहब पहले से बताना पड़ेगा। ले आऊं न विक्सी के लिए पैसे? जयकुमार ने जेब से 20-20 के 2 नोट निकालकर लड़के को दे दिए। लड़का प्रसन्नता को अपने चेहरे पर आने से रोक नहीं पाया, यहाँ तक कि जब रुपये जेब में घुसता हुआ
कमरे से बाहर निकला तो चेहरा लाल नजर आ रहा था। जय कुमार 15 मिनट बाद तैयार होकर कमरा बंद करके होटल के काउंटर पर पहुंचे तो वह लड़का सीढ़ियों के पास वहीं बैठा था और जय कुमार की ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था। फिर उड़कर बाहर निकल गया। उसके जाते ही जय कुमार ने काउंटर क्लर्क से, जो होटल का मैनेजर और मालिक भी हो सकता था, पूछा, ये लड़का आपके यहाँ कब से काम करता है? चेहरे की मुस्तैदी से मैनेजर लिखने के ढंग से क्लर्क और होटल के एक छत्र अधिपत्र से मालिक सा दिखता वह आदमी चौंका। लिखते लिखते उसका हाथ रुक गया। ऊपर देखकर जरा गंभीर से लहजे में पूछा, क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। जय कुमार ने उससे आश्वस्त किया। संशय से देखता हुआ आदमी फिर से काम में लल्लीन हो गया। बोला, 1-1.5 साल हो गया। ये रहता कहाँ है? यहीं पीछे घर है इसका, थोड़ी ही दूर गली में। और कौन कौन है इसके परिवार में? अजी, बात क्या है? कुछ चोरी चकारी कर ली क्या? पूरा खानदान रहता है इसका। तो इसका बाप बरसों से रिक्शा चलाता है, अब इसका बड़ा भाई चलाता है। बाप बूढ़ा है, स्कूल में पढ़ने डाला था इसे, 1-2 साल बाद आकर छोड़ छाड़ कर बैठ गया। हमारे यहाँ रखा गया था इसका बाप, 6 महीने सफाई करता था। मेहनती है लड़का, हमने वेटर रख लिया। नहीं, कोई खास बात नहीं है, चोरी वोरी कुछ नहीं की। मैंने तो जरा बताओगे घर कहाँ है इसका? अब काउंटर वाले आदमी का धौर्य जवाब दे गया। तेज सी आवाज में बोला, क्या बात है साहब, ले लो मत जाना इसे। यहाँ पहले ही काम के लिए आदमी नहीं मिलते। हमारा काम सीखा जाना आदमी है। फिर उस आदमी ने भीतर से एक नौकर को आवाज दी। पल भर में रसोई घर से निकलकर अंगोछा लपेटे, मैली बनियान से मुंह पोंछता हुआ एक और लड़का आकर खड़ा हो गया। जरा इन साहब को शमसुद्दीन के घर ले जा, आदमी ने लापरवाही से कहा। लड़का आंखें फाड़े कभी जय कुमार को और कभी अपने मालिक को देखने लगा। फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ सा जय कुमार के आगे आगे चल दिया। वह नौकर जय कुमार को एक गली में ले जाकर नजदीक के दालान का इशारा कर लौटने लगा, पर तभी सामने से एक बूढ़ा खांसता हुआ नजर आ गया। जय कुमार को कुछ पूछना नहीं पड़ा। वही नौकर उन्हें बूढ़े का परिचय ये कहकर दे गया कि शमसुद्दीन का बाप बाहर ही बैठा है। वे भीतर दाखिल हो गए। बूढ़ा उठकर फौरन बाहर निकल आया। बोला, आइए, तशरीफ लाइए हुजूर, फरमाइए। शिष्टाचार के तले अपनी उत्सुकता छिपाता हुआ वह खाट को नीचे बिछाकर अंगोछे से झाड़ने लगा। हो गया। अदब से बैठिए, तशरीफ रखिए हुजूर, बोलिए क्या खिदमत करूं? यह शमसुद्दीन आप ही का बेटा है ना? हाँ जी हाँ। पर क्या हुआ? क्या कर दिया उसने? नहीं नहीं, घबराइए मत, उसने किया कुछ नहीं। बैठिए, आप भी इत्मीनान से बैठ जाइए। कहाँ है वो? है इस वक्त घर में, उससे जरा बात करनी थी। इस वक्त तो नहीं होगा हुजूर, इस वक्त तो घर में मैं और बस उसकी अम्मी ही होती है। वो तो दोनों भाई रात को ही आते हैं घर में। वो होटल में मिल जाएगा,
आपको? वह नहीं था क्या? बूढ़े को जैसे याद आ गया कि होटल का नौकर ही जय कुमार को यहाँ छोड़कर गया था। फिर भी कुछ सोचता सा बूढ़ा बोला, उसकी ड्यूटी होती है शाम तलक, तो उसके बाद ही घर आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं मिल लूँगा उससे। आप बेफिक्र रहिए और नाहक चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ साहब, कोई ख़ास बात नहीं है, जय कुमार ने ज़रूरत से ज़्यादा नर्म होते हुए कहा। बूढ़ा खां साहब का संबोधन पाकर जैसे निहाल हो गया। हाथ अपने आप जुड़ गए उसके, लेकिन फिर तुरंत ही झेप गया जब उसने देखा जय कुमार अभी जाने के लिए उठे ही नहीं थे। कुछ सोचकर जय कुमार बोले, कितना पैसा देते हैं ये होटल वाले उससे? अजी क्या देते हैं, गरीब का तो बस पेट होता है और रोटी होती है। इन दोनों का मेल मिलाप ताजिंदगी चलता रहे, ये ही बड़ी इनायत होती है खुदा की। वैसे लड़का नेक है, एक तारीख को जो मिलता है लाकर अपनी अम्मी की हथेली पर रख देता है। अभी जनानी तो है नहीं उसकी, लड़के में ऐब नहीं है कोई, ईमानदार तो बड़ा वाला इब्राहिम भी है। पर साहब जरा एक बात पूछूं? बूढ़ा अब किसी असमस्य स्वर में आ गया, बोला, यदि कोई हर्ज ना हो तो एक गुजारिश करूं। हाँ हाँ कहिए, ये सब इसलिए पूछ रहे हैं आपने परिचय भी कराया नहीं हुजूर आपका? हाँ कहाँ न, कोई खास बात नहीं। जय कुमार को अब बात को ज्यादा छिपाना अटपटा और संयंस पैदा करने वाला सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मन घड़ंत सा जवाब दे डाला, वैसे ही मैं भी यही कहीं अपना काम डालने की सोच रहा हूँ ना। काम के लिए मेहनती और भरोसे के आदमी मिलते कहाँ हैं आजकल? ये लड़का देखा तो यहाँ आना जाना होता रहता है मेरा। छोटा सा एक झूठ और निकल गया जय कुमार के मुंह से। अच्छा, सारा संशय धुल गया मियाँ जी का। तभी जय कुमार ने गौर किया, दरवाजे की ओर से शरबत के 2 गिलास दिखाई दिए और खंखने की एक जनानी आवाज भी सुनाई पड़ी। अरे ये तकलीफ क्योंकि आपने? जय कुमार ने शिष्टाचार निभाया। बूढ़ा गिलास कपड़ने के लिए उठ चुका था। तकलीफ क्या बाबूजी, ये क्या खुदा की कम इनायत है हम पे की? लड़के के लिए काम मजूरी वास्ते मालिक लोग खुद तफ्तीश करते हुए हमारी ड्यूटी पे आए। बूढ़ा जैसे गदगद हो कर कहीं खो गया। कुछ ठहर कर फिर बोला, साहब जब तक अपने हाल घिसे नहीं थे मैंने इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने काबिल बनाने की पूरी ख्वाहिश पाली अपनी हैसियत जैसी। पर खैर अब भी आपके फजल से कमी नुक्ता नहीं है कोई। अगले जाड़े में इसके निकाह की सोच रहे हैं। अब तो बूढ़े का संतोष और आशंका दोनों आंखों में एक साथ झलके। निकाह के लिए छोटा नहीं है अभी। अब आप लोगों जैसी बड़ी बातें तो हुजूर न करनी आती है न पछानी हम खास कारों को। पर हमारी नज़र में तो जिस दिन घर पर बाप के साथ सोते में बेटा रात को चारपाई चरम राने लगे, हम गरीब देहाती लोगों को फिक्र में पड़ ही जाते हैं। जय कुमार बूढ़े की सटीक दलील पर झेप से गए। फिर शरबत का गिलास एकाएक एक घूंट में खाली किया और उठ खड़े हुए। बूढ़े ने लपककर दोनों हाथ जोड़ लिए और बाहर तक आकर सलाम में दोहरा हो गया, तो हुजूर
मैं भेजूं उसे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अभी शाम को मैं होटल में ही मिल लूँगा उससे। कहते हुए जयकुमार ने भी हाथ जोड़ दिए। रात को जयकुमार 9 बजे से ही कमरे के दरवाजे के हर खड़के को कान देने लगे थे। 1-2 बार आहट सी सुनकर उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला भी, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आधा घंटा और गुजरा होगा कि उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। शमशुद्दीन न खाना लेकर आया और न ही उसने कोई और सूचना आकर दी। जयकुमार शाम को ही होटल मालिक और शमशुद्दीन के घर पर उसके पिता से उसके बारे में काफ़ी बातचीत करके संशय के बीच बो चुके थे, इसलिए अब ज़्यादा पूछताछ करने जाना नहीं चाहते थे। फिर भी जब रात के 10:30 बज गए और उन्हें भूख सताने लगी तो हताश उन्हें नीचे उतरकर काउंटर पर पूछताछ करनी ही पड़ी। उनकी इस जानकारी से होटल मालिक चकित था कि शमशुद्दीन उनसे खाने के लिए पैसे ले गया है, पर अब तक आया नहीं है। माली एकदम हरकत में आ गया। कितने पैसे ले गया है आपसे? 40 रुपये, और कुछ भी मंगवाया था क्या? मालिक ने जरा रूखेपन से पूछा। हाँ, 2-1 बियर की बोतलें लाने को कहा था, बस यही निकला जयकुमार के मुंह से। उन्होंने सहज होकर जानकारी दी। आप चलिए कमरे में, मैं देखता हूँ क्या चक्कर हो गया। लौंडा ऐसा है नहीं, जाएगा तो कहीं नहीं, कोई ना कोई लफड़ा ही फंसा होगा। खैर, मैं खाना बाहर से मंगवा कर भिजवाता हूँ, कहकर उस व्यक्ति ने जयकुमार को तो संतुष्ट कर दिया, पर खुद असंतुष्ट होकर इधर उधर घूमने लगा। उसने लॉज के पिछवाड़े रसोई घर में जाकर नौकरों से थोड़ी बहुत पूछताछ की। आधे घंटे के बाद एक और नौकर ने बियर की 2 बोतलों, 1 गिलास और 1 ट्रे में खाने के बर्तनों के साथ कमरे में प्रवेश किया। उसी से जयकुमार को पता चला कि शमशुद्दीन आज शाम को ही नहीं है। यह भी पता चला कि अमूमन शाम के वक्त वह कहीं जाया नहीं करता, पर आज ही न जाने कहाँ चला गया। जयकुमार ने अनुमान लगा लिया हो ना हो उसके द्वारा शाम को उसके घर जाकर की गई पूछताछ ने उससे शक में डाल दिया है और वह उनके सामने आने से घबरा रहा है, इसलिए संभवतः उसने और कोई बंदोबस्त करने का जोखिम भी नहीं उठाया। जयकुमार को कुछ क्रोध अपनी जल्दबाजी पर आया, लेकिन थोड़ी परेशानी उस पर भी हुई। उनकी बोटियां क्रोध से फड़कने लगी। फिर भी वह बियर का गिलास हाथ में लेकर जल्दी जल्दी खाना खाते रहे। कुछ देर के बाद जब नौकर बर्तन उठाने के लिए वापस कमरे में आया तो जयकुमार फिर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ सोचकर उन्होंने टोह लेने की गरज से उस नौकर को रोका। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। रात को कितने बजे तक ड्यूटी है तुम्हारी? मेरी ड्यूटी तो यही रहती है, रात को यहीं सोता हूँ, काउंटर के पास नीचे। रात को भी 2 गाड़ियाँ आती है न, कभी कभी पैसेंजर आ जाते हैं। लड़के ने विस्तार से बताया। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, काम तो खत्म हो गया। ये बर्तन देने जाऊंगा होटल तक, फिर जरा यहाँ आओगे ऊपर? क्यों? लड़के ने शंकास्पद निगाहों से देखा। तुम मालिश वालिश करते हो हाथ पैरों की? नहीं साहब। लड़का जाने लगा। और है होटल में?
जो कोई करता है। पता नहीं साहब, अपने से यह काम नहीं होता, नीचे पूछो काउंटर पर। लड़का रुष्ट होकर बाहर नीचे उतर गया। उसके जाते ही जयकुमार उठ खड़े हुए। जयकुमार ने कमरे में ताला लगाया और बाहर घूमने के इरादे से नीचे आ गए। रात के 11:15 बज जाने के कारण चहल पहल जरा कम हो गई थी, पर पान की दुकानें, इक्का दुक्का रेस्टोरेंट अब भी जोरों पर चल रहे थे और जगह जगह पुराने मशहूर गायक गायकों के सदाबहार नगमे कहीं मौलिक और कहीं डुप्लीकेट आवाजों में बज बज कर गूंज रहे थे। जयकुमार का ध्यान शमशाद बेगम के एक पुराने मशहूर गीत पर गया तो मन ही मन सोचने लगे कि आज के संगीतकारों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, इस बात के लिए कि उनके बेहुदा कानफूरों संगीत ने कम से कम पुराने गीतों का चलन फिर से ला दिया। आज वे फिर सुने जा रहे हैं। जयकुमार खिन्न से थे। शमसुद्दीन की हरकत ने उसे उनकी निगाह में और भी संदिग्ध बना दिया था और इतना वह मन ही मन तय कर चुके थे कि इस शहर से अब उनकी वापसी संभव नहीं होगी। एक रोज उन्हें यहाँ रहना ही होगा। विचार मंद वे काफी दूर तक टहलते टहलते अपेक्षाकृत एक सुनसान से ही इलाके में चले गए। खुली हवा में टहलने का भी अपना एक अलग ही नशा होता है। फुर्सत से टहलते हुए जब समूचे घटना चक्र को जयकुमार ने मात्मक के तरीके से मन ही मन याद करते हुए दोहरा कर देखा तो उन्हें अपनी स्वयं की भूल सिर्फ एक जगह पर नजर आई। उन्हें यही लग रहा था कि उस लड़के शमसुद्दीन के बारे में जानने और उसकी छिपी हुई गतिविधियों के बारे में खोजबीन करने में कुछ जल्दबाजी से ही काम लिया। उन्हें शमसुद्दीन के घर आज नहीं जाना चाहिए था और पूछताछ भी आज की रात गुजार लेने के बाद ही कर सकते थे। लड़के के मन में संदेह घर कर गया और वह एकाएक गायब हो गया। अब वह कल हाजिर भले ही हो जाएगा, किंतु और कुछ तो वह आसानी से अब नहीं ही बताएगा। इस धंधे से लगा हुआ लड़का थोड़ा बहुत चौकन्ना हो तो होगा। जिस तरह शमसुद्दीन ने उन्हें उकसाकर वेश्यावृत्ति की दावत सी दे डाली थी, उससे स्पष्ट जाहिर था कि वह कार्य यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस तरह के लड़के जब खुले आम दलाली में लगे हैं तो कारोबार की व्यापकता सहज ही की जा सकती है। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस लड़के से उन्हें वर्तमान सुधीर पाटिल हत्याकांड का कोई सुराग नहीं भी मिला तो भी कोई न कोई सनसनीखेज सूत्र जरूर हाथ लगेगा। कोई न कोई रहस्य वे इस सूत्र से के रहेंगे। इस नगर के इस नारी निकुंज पर भी उसकी नजर थी। वास्तव में उनके यहाँ आने का मुख्य कारण यही था। दिल्ली में सुस्मिता जी के घर एक रात को अत्यंत रहस्यमय तरीके से अजनबी युवक सुधीर पाटिल का कत्ल हो गया था। सुधीर पाटिल के कपड़े और अन्य सामान जो सुस्मिता जी के घर से पुलिस ने बरामद किया था, उसके आधार पर सुधीर के कथित पते पर पुणे पहुंचकर खोजबीन की गई थी। उसके रिश्तेदारों तथा निकट संबंधियों से उसकी हत्या के संभावित कारणों स्थितियों के बारे में सुराग पाने की कोशिश की गई और वहीं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र पुलिस के हाथ लगे थे, जिसके आधार पर इस केस को नया मोड़
मिल गया था। सुष्मिता जी के घर महज संयोग से आ गया। यह नौजवान वास्तव में एक जबरदस्त गिरोह से संबंध होने के संदेह पाए थे। पुलिस को बड़े पैमाने पर हरकत में आना पड़ा। संक्षेप में जो जानकारी जयकुमार को यहाँ आने में पूर्व इस केस के बारे में हो सकी थी, यहाँ के सूत्रों के देखते बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कही जा सकती थी। हुआ वास्तव में ऐसे कि सुधीर हत्याकांड की तफ्तीश करती पुलिस जब उसके गृह नगर पुणे पहुंची तो वहीं सुधीर के एक रहस्यमय ढंग से घर पर छुपा रखे गए बैग से कुछ कागजात बरामद हुए। उन कागजात से सुधीर की उसके एक मित्र से खातों किताबत जाहिर हुई। उन खतों से यह स्पष्ट हो गया था कि सुधीर का संबंध वास्तव में बंबई और दिल्ली के बीच सरकीय एक ऐसे आपराधिक रैकेट से हो गया था जो देश के विभिन्न हिस्सों से लड़कियां को अगवा कर उठाकर विभिन्न वेश्यालयों को बेचने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा था। देश में विभिन्न उम्र और समुदायों की कई लड़कियों के लापता हो जाने या भगा लिए जाने की विभिन्न घटनाओं की एक सिलसिलेवार कड़ी इस समूचे घटनाक्रम से वास्ता थी। सुधीर के उस कथा कथित मित्र के गिरफ्तार के बाद सुधीर के संबंध में अत्यंत सनसनीखेज तथ्य सामने आए। वह गिरफ्तारी सुधीर के घर से बरामद खतों के आधार पर ही हुई, किंतु बाद की तफ्तीश ने इसके अन्य कई पहलुओं को उजागर करके कुछ और गिरफ्तारियों का रास्ता भी खोजा। एक कड़वी और उलझी हुई वास्तविकता ये थी कि कम उम्र का भोला सा दिखने वाला वो शख्स सुधीर किरण से प्रेम तो करता था, पर वह उसे उसके 3 बच्चों सहित स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसकी योजना ये थी कि वह किरण को उसके पति से छुटकारा दिलवाने के बाद उसके बच्चों को भी किसी तरह उससे अलग करवा देगा। फिलहाल अपने 2 साथियों को भी वह यह विश्वास दिला चुका था कि उसे किरण के बच्चों से कोई मोह नहीं है, और यहाँ तक कि पति से आरंभ से ही परेशान और असंतुष्ट रहने वाली किरण के मन में भी उसके बच्चों के लिए ममता की भावना नहीं है। वह पूरी तरह वासना के वशीभूत हो चुकी है और अपने से 14 वर्ष छोटे अपने युवा प्रेमी की शारीरिक चाह में अपने मासूम बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में लटका देने पर तैयार की जा सकती है, ऐसा सुधीर और उसके साथियों का मानना था। युवा देह मानवता के लिए कैसा तमस रच सकती है, ये स्थिति सामाजिक मान्यताओं के लिए भी एक चुनौती बनाकर खड़ी कर दी थी। इस अनोखी प्रेम कहानी ने, जिसमें 1 या 2 नहीं पूरे 6 जीवन प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध थे। फिलहाल सुधीर की निगाह किरण की बड़ी बेटी पर थी, जिसकी आयु अभी मात्र 13 वर्ष थी। सुधीर जैसी कच्ची बुद्धि पर पक्की बद चलनी वाला युवक उस लड़की के साथ अपना किसी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं देख पाता था। वह आयु में उससे सिर्फ 9 वर्ष बड़ा था, पर उसकी माँ का प्रेमी था। इस रूप में उसकी ले लिए किसी विचित्र भाव की संभावना वहाँ कोसों दूर थी। सुधीर के ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वह किसी प्रकार उस बालिका को इंसानियत के उन क्रूरतम कारोबारियों के हत्थे चढ़ा दे। सुधीर के लिए यह
कुकृत आसान भी बन गया था, क्योंकि किरण पूरी तरह उसके प्रेम में गिरफ्तार हो चुकी थी। किरण अपने पति से आरंभ से ही संतुष्ट नहीं थी। इसी छटपटाहट ने विवाहिता किरण की प्यासी निगाहों से पर पुरुषों की तलाश जारी करवाई और इसी अतुष्ट कामेच्छा से सुधीर और किरण को मिलाया था, जिसका मेल मिलाप वक्त की रफ्तार के साथ प्रेम में तब्दील हो गया था। धीरे धीरे सुधीर और किरण के बीच शारीरिक रिश्ते इतनी मजबूती और बारंबारता से पनपते चले गए कि वे अपने मिलन की सामाजिक स्वीकृति की चाह तक करने लगे। सुधीर ने जो आरंभ में अपने गलत राह के मुसाफिर दोस्तों की मोहब्बत के कारण इस निगाह से जा फंसा था, अब अपनी प्रेमिका के पति के बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए इस योजना में अपने को पूरी तरह फंसा लिया था। किरण इस बार दिल्ली जाते समय बेटे को अपने साथ लिए जा रही थी। वैसे भी सबसे छोटा होने के कारण बेटा उसे प्रिय भी था और उसके प्रति वह आसानी से कोई उपेक्षा या लापरवाही होने नहीं देती थी। किंतु दोनों बेटियां पीछे से अपने पिता के घर ही रहने वाली थी। इन दोनों बच्चियों को इस बार किरण की अनुपस्थिति में किरण की ससुराल से गायब कर लेने की पूरी योजना सुधीर की मदद से बनाई जा चुकी थी। इस समय उसकी दृष्टि में इस कार्य को अंजाम देने में एक लाभ ये भी था कि लड़कियों के गायब होने की सूरत में पुलिस के लिए शक करने के लिए किरण के परिवार के लोग एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में मौजूद थे, जो स्वयं किरण की अपने पति के साथ लगातार अनबन से अब उसे पति से छुटकारा दिलवाने की बात अदालती स्वर पर भी सोचने लगे थे। सुधीर को गिरोह की ओर से यही सलाह दी गई थी कि किरण की बड़ी बेटी को अगवा करके किसी प्रकार से इस नारी निकुंज में पहुंचा दिया जाए, ताकि बाद में कुछ समय बाद मामले के सनसनी खेजता पर मिट्टी पड़ जाने के बाद आगे की बात सोची जा सके। वैसे भी पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर इस नारी निकुंज के बारे में ही ये रहस्यमय जानकारी मिली थी कि अपराधी संभावित जिस्म बाजार की आरंभिक जिन्सों को बड़े शहरों के ख्यात आधुनिक वेश्यालयों के काबिल बनाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इस छोटे से शहर के एकांत हिस्से में बने सारी निकुंज को पुलिस की निगाहों में किरकिरी बना छोड़ने का कार्य इन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों ने किया था। और एक सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सुधीर के तथाकथित दोस्त ने गिरफ्तार होने के बाद जयकुमार की मार के बलबूते पर जो एक आंखों देखा किस्सा सुनाया था, वह संयोग से उसी एक घटना से मेल खाता था जो इंस्पेक्टर जयकुमार ने रेलगाड़ी से इस नगर की सरहद में दाखिल होते ही देखा था। उनके पिछले शिकार को नारी निकुंज में लाया गया था, पर इससे पूर्व अपने एक और साथी की मदद से एक मोटरसाइकिल पर उड़ाई गई वह लड़की शहर की सरहद के बाहर लाई गई थी। यहाँ बताल उसके जिस्म के अस्मत के आवरण और औरतपन का पानी उतारा गया था। जय कुमार वैसा ही दृश्य उसी शहर के एक हिस्से में देखकर भीतर तक हिल गए थे। जब दोपहर में वे इस शहर में आए, पुलिस को और जो सुराग मिले थे वह इस बात की पुष्टि करते थे कि इस नारी निकुंज में भर्ती लड़कियों को
पेशे के लिए विवश करने का अंदाज भी निराला था। यहाँ एक पूरा गैंग इस दुष्ट कर्म के लिए सर्किट था। वे किसी नई लाई गई लड़की को सुनसान बियाबान में ले जाकर समाज में न रहने के काबिल बनाते थे, डराते धमकाते और प्रताड़ित करते थे और साथ ही प्रलोचन देते थे, जिसमें कि तिजारत से जुड़ी ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी में कदम रखने का और इस तरह मनसा वाचा कर्मणः अपने व्यवसाय के लिए युक्तियों को तैयार करने में कामयाब हो जाते थे। इस सारे दुष्चर्य और तथा कथित नारी निकुंज की कब्ज टटोलने को आए जय कुमार काफी देर तक टहलने के बाद अपने होटल की ओर लौट पड़े। रात आधी हो चुकी थी जब वे सोने के लिए लौटे।